लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका, आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया, प्लीज। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की सेना ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये तरीका है देश आपका? की सेना ने, बैठिए बैठिए। देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। बैठिए। बैठिए बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की सेना ने सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की तो तुरंत कांग्रेस वालों ने सेना से सबूत मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने देश का मूड देखा, देश का मिजाज देखा, तो सुर उनके बदलने लगे और बदल करके क्या कहने लगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा, ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या बड़ी बात है, ये तो हमने भी की थी। एक ने कहा 3 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, दूसरे ने कहा 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तीसरे ने कहा 15 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा आंकड़ा चल रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके बाद बालाकोट में सेना ने एयर स्ट्राइक की। अब एयर स्ट्राइक तो ऐसी थी कि वो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए ये तो नहीं कहा कि भाई हमने भी की थी। उसमें तो उन्होंने समझदारी दिखाई, लेकिन फोटो मांगने लगे। एयर स्ट्राइक हुई तो फोटो दिखाओ, क्या कहां गिरा, क्या तोड़ा, कितना तोड़ा, कितने मरे, बस यही पूछते रहे। पाकिस्तान भी यही पूछता था, ये भी यही पूछते थे। इतना ही नहीं, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारत की सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे
जो कानों कानों में कह रहे थे अब मोदी फंसा, अब अभिनंदन वहां आए, मोदी ला करके दिखा दे। अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आए। अभिनंदन को ले आए तो इनकी बोलती बंद हो गई। इनको लगा यार कि नसीब वाला आदमी है, हमारा हथियार हाथ से निकल गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम हमले के बाद हमारा बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में गया तो फिर इनको लगा वाह, बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया है, अब मोदी फंस जाएगा। अब तो मोदी की फजीयत जरूर होगी और उनकी इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया में बहुत सारी कथाएं वायरल की कि ये बीएसएफ के जवान का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये वापस आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, न जाने क्या क्या चला दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीएसएफ का वो जवान भी आन बान शान के साथ वापस आया। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है। देश ने अभी अभी करगिल विजय दिवस मनाया, लेकिन देश पूरी तरह जानता है कि उनके कार्यकाल में और आज तक करगिल के विजय को कांग्रेस ने अपनाया नहीं। न करगिल विजय दिवस मनाया है, न करगिल विजय का गौरव किया। इतिहास साक्षी है अध्यक्ष जी। जब डोकलाम में सैन्य हमारा शौर्य दिखा रहा था, तब कांग्रेस के नेता चुपके चुपके किससे ब्रीफिंग लेते थे वो सारी दुनिया अब जान गई।
निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है। कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करती है लोग, आप बताइए। आदरणीय अध्यक्ष जी, the truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed, and the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says, yesterday in his speech, he says, the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front, and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. So he does not even understand the basics of warfare. He's talking about two-front. That ship has sailed long ago. Speaker, sir, how did this integration between Pakistan and China take place? I want to make it clear. There is a center called CENTIAC, Center for AI and Computing, that was built in Pakistan with Chinese help. That was built in Pakistan with Chinese help. And the aim of the center is to integrate the Pakistani Air Force with the Chinese Air Force and make and transform the Pakistani Air Force into a network-centric Air Force.
Speaker, sir, as I speak, and since 2021, Pakistani officers, strategic officers have been embedded in the PLA's Western and Northern Theatre Commands. They are sitting there, coordinating. So it is important to understand that you did not have political will, that you did not give freedom of maneuver, but there is another problem. And the problem is that we are now facing not just China, not just Pakistan, but China and Pakistan fused as one militarily. Speaker, sir, it is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect his image. It is dangerous for the country. The forces should only be used in national interest. The forces should be used with freedom. If you want them to be used, you want to unleash a tiger, free him. Do not tie his hands behind his back. Do not go to the Pakistanis and say, listen, don't escalate. Then go all the way. Then fight properly and defeat them once and for all. Don't have President Trump tell you that I have stopped the war 29 times. Have the courage to tell him, no, to hell with you. You can't stop any war. We're going to fight. Speaker, sir, there is also I don't mean to keep mentioning External Affairs Minister, but it comes up because he's central to this discussion. I want to finish by telling you about something he said that shows the complete bankruptcy of the foreign policy of this government. Please remember that not a single neighboring country, not a single country condemned Pakistan. Not one. They condemned terrorism, they didn't condemn Pakistan. This is something that he didn't say. Now listen to what he has to say. And this shows you the mindset of these people. This explains why in his entire discussion yesterday of 1 hour, the defense minister did not say the word China. This explains it. And let me read the quote from the External Affairs Minister. Look, China, are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, am I going to pick a fight with the bigger economy? It is not a question of being reactionary. It is a question of common sense. Meaning he is scared. And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a Prime Minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a Prime Minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a Prime Minister who completely frees the army, frees the Air Force, frees the Navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. Thank you, Speaker, sir. I'd like to end by saying this entire discussion is about the people who died in Pahalgam. It is a tragedy, and it was very disturbing to me, again yesterday, where they were talking about everything. They were talking about Pakistan, they were talking about everything, but they did not mention the people who died in Pahalgam. Okay. So let me finish. Finishing. Otherwise, you are not allowing, sir, LOP. Only this time, only allowing. Other time, mic is not allowed. Sir, do not allow India to be reduced to a battlefield where large powers are fighting. We have to navigate
We have to protect our interest. Second, to the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir.